वेलकम टू पीसीएस मंथन्स के एग्ज़ाम एक्सप्रेस एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल दोनों पर। आज हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो खंड है, तो उसमें आज हमारा छठवां टेस्ट है जिसका हम स्पष्टीकरण करेंगे। तो छठवां टेस्ट जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी से लास्ट है। इसके बाद में हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास प्रारंभ होगा, जिसके लिए आप एग्ज़ाम एक्सप्रेस जो हमारा एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर पड़ा हुआ आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, यूट्यूब चैनल पर आप आ सकते हैं, तो यहाँ पर आकर हम आपसे डिस्कशन कराते हैं। तो आज हमारा टेस्ट नंबर कौन सा है? 6 है, और 6 में हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया हमारे सामने। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा डॉल्फिन के बारे में कुछ बातें कही गई हैं कि गंगा डॉल्फिन के लिए कौन कौन से कथन जो है सही नहीं है। सबसे पहले देखें, 18 मई 2010 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव यानी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी डॉल्फिन को जलीय जीव किसके रूप में? जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 9 में इसमें पाई जाने वाली डॉल्फिन, जिसे स्थानीय भाषा में कई जगह सूस भी कहते हैं, इसके अतिरिक्त देखें तो इसे नदी पुत्र भी कहा जाता है। इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए एक अभ्यारण्य भी भागलपुर में है। पटना विश्वविद्यालय में इसके लिए एक रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया ताकि इसको बचाया जा सके। क्यों? ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, जबकि बात यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट हैं। ठीक, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर होगा यहाँ पे हमारा कौन सा? ना तो 1 और ना ही 2, अन्यथा यानी कि विकल्प हमारा डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे इसका स्पष्टीकरण में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक्स है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। प्रश्नोत्तर का आंसर सी दे रखा है, जबकि नहीं, इसका डी होना चाहिए था, क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। बिल्कुल सही बात है। 18 मई 2010 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये बात भी सही है। बाई मिस्टेक टाइपिंग से हुआ, इसमें सी हो गया। आंसर इसका डी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक, तो ये दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। आगे आते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नहीं, गलत बात है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग को अगर देखेंगे तो ये हरित क्रांति के जनक हैं। कहाँ पर? विश्व स्तर पर। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये शांति के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये दिया जाएगा किसमें? एग्रीकल्चर में। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है, जबकि ये बात गलत है। बिल्कुल मिला था इन्हें, क्योंकि भुखमरी से इन्होंने दुनिया को उबारा, जिससे शांति आई, इसलिए इनको क्या दिया गया था? शांति का नोबेल दिया गया था। यानी कि पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल कौन सा सही होगा? आपका दूसरा वाला सही है, और अन्य दो ठीक नहीं है। आगे आते हैं। स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। चौथा लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को वर्ष 1988 में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही बात है। कथन 2 कह रहा है इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। ये बात भाई गलत हो गई। जो मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में बताया, ये बात गलत हो गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। और जेनेवा में कई हेडक्वार्टर्स हैं, उनको आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक लाइन याद रखेंगे, जेनेवा में मौसम स्वस्थ है। जेनेवा में मौसम स्वस्थ है, श्रम करो व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, व्यापार बढ़ेगा। आइए, इसको जब हम ब्रेक थ्रो करते हैं तो आप देखेंगे, सबसे पहले शहर कौन सा है? जेनेवा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, आपसे यहां पर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? WTO का भी मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा में। ILO इंटरनेशनल श्रम संगठन का मुख्यालय भी कहां है? जेनेवा। WHO इसका भी मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा। मौसम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसका भी मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा। तो आप याद रखेंगे जेनेवा में 4-5 हेडक्वार्टर है, रेड क्रॉस का भी है वहीं पे। तो जेनेवा में मौसम स्वस्थ है, श्रम करो व्यापार बढ़ेगा। जेनेवा की कहानी खत्म हो जाएगी, जो भी हेडक्वार्टर्स हैं वो वहां पर हैं। तो आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कौन सा सही है। तो पहला वाला सही है, लेकिन सेकंड वाला हमारा गलत हो रहा है। वो गलत क्यों हो रहा है? कि इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में ना होकर के कहां पर है? जेनेवा में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब हम मूव करेंगे तो आइए उस पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल आईपीसी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी के है 1988 है। यह जलवायु परिवर्तन नियमित पूरा दिया हुआ है, स्थित कहाँ पर है इसका सेंटर? जेनेवा में है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची का मिलान करना है आपको, सूची का मिलान करना है और सूची में दे रखे हैं बहुत सारे दिवस। इस बार भी देखते हैं, आप उसने क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी, तिथियां नहीं दी हुई थी, बल्कि ये दिया था इनको अरेंज से लगाना था, सीक्वेंस में लगाना था। जो पीसीएस प्री हुआ उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित जो दिवस हैं वो मनाए जाते हैं, उनको आप किस तरीके से अरेंज करेंगे। चलिए ठीक है, इसमें भी आपको बताते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। मार्च 20 से लेकर के और 24 मार्च तक, अगर 23 मार्च तक अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। महत्वपूर्ण दिवस के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले आप देखते हैं तो यहां पर आ जाए, एक कौन सा है? 20 मार्च। ठीक, फिर इसके बाद में देखेंगे तो कौन सा है? 21 मार्च। उसके बाद में एक है 22 मार्च और एक है 23 मार्च। अब देखिए यहां क्या मनाते हैं? गौरैया दिवस है, ये गौरैया दिवस है। ठीक, इसके अलावा 21 को देखेंगे तो कौन सा है? विश्व वानिकी दिवस, यानी कि विश्व वानिकी दिवस। ये हो जाता हमारा कौन सा? विश्व जल दिवस। और ये हम भारत में मनाते हैं, क्या कहते हैं इसको? शहीद दिवस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी हुई थी इस दिन। अब आप याद कैसे रखेंगे? एक मोन्यूमेंट टेक्निक है, उसके माध्यम से आप इस चीज को याद रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कि मार्च के महीने में 20 दिन से प्यासी गौरैया, यानी 20 को क्या है? गौरैया। मार्च के महीने में 20 दिन से प्यासी गौरैया जंगल में भटक रही थी, किसके लिए? पानी के लिए, नहीं मिला, शहीद हो गई क्योंकि उसे टीबी थी। ये लो जी, यानी 20 मार्च को गौरैया है, 21 को वन है, वानिकी है, 22 को जल दिवस है और 23 को शहीद दिवस है और 24 को क्या है? ट्रबोक्लोसिस बैसिलस, यानी कि जो तपेदिक है या क्षय रोग बोलते हैं, तो वो दिवस मनाया जाता है किस दिन? 24 मार्च को। तो हम याद रख सकते हैं कि 20 दिन से प्यासी गौरैया, बस केवल यही याद रखना है आपको। उसके अलावा और तो सब सीक्वेंस लगे, 20, 21, 22, 23, 24। 20 दिन से प्यासी गौरैया जंगल में पानी के लिए भटक रही थी, नहीं मिला, उसको शहीद हो गई क्योंकि उसको टीबी थी। तो आंसर देखते हैं आप, तो इसमें एक आपको मिल जाएगा ऑलरेडी एक आपको इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है। आप देखते हैं विश्व जल दिवस, कुछ नहीं, सीधा सीधा आ जाए, कहां पर है? 22 मार्च। इसको चेंज कर दो, ये दोनों सिस्टम से ही लगे हुए हैं। ठीक, यानी कि आप देखोगे जल दिवस मनाते हैं कब? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। ओजोन दिवस 16 सितंबर है। और उसके अलावा आप देखेंगे विश्व जैव विविधता दिवस वो 22 मई को होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है? तो ध्यान रखना, कोई डाउट नहीं है, टाइलर पुरस्कार है, इसको पर्यावरण का नोबेल बोलते हैं। ठीक, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ है? सभी को पता होगा, कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। कौन सा? जामनगर। ठीक है, और वो भी है मन्नार की खाड़ी में भी है, कच्छ की खाड़ी में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष जीसीएफ के लिए सही नहीं है? चलिए, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई। यह विकासशील देशों में कार्यक्रम तथा नीतियों का समर्थन करेगा। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। यह कोष 2014 से काम करना प्रारंभ करेगा। ठीक, अब यहां पर देखते हैं तो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि डरबन में नहीं, एक कोप करके होगा, डरबन में नहीं। ये इसका जो स्टार्ट हुआ है वो कहां से हुआ? कोप 16। कोप 16 से इसका अनुच्छेद 11 के तहत जो है ये मामला स्टार्ट हुआ, और बाकी स्टेटमेंट सब सही हैं, केवल कौन सा गलत है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, यानी इसकी स्थापना कोप 16 के द्वारा हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 सितंबर के मध्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 आयोजन किया गया था कानकुन में। ठीक है, मैक्सिको। ठीक, उसी में प्रावधान किया गया था इसका। 9वां क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वानिकीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1989 नहीं है, 90 नहीं है, 91 नहीं है, ये आंसर होगा आपका 1992। तो भारत सरकार ने स्टार्ट किया है इसको अगस्त 1992 में। ठीक है, और है क्या ये? राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल वानिकीकरण, फॉरेस्ट्री और एग्रोनॉमी, उससे रिलेटेड है ये। चलिए, अब फिर वही आ गया, कहा गया है कथन और कारण, और उसका सिर्फ एक ही फंडा मैंने बताया, क्योंकि आप अगर जोड़ देंगे
बोला है कि पर्याप्त पर्यावरण प्रयासों के बावजूद वन्य जीव संसाधन में कमी आ रही है क्योंकि व्यवसायिक स्वार्थ इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ए आर दोनों सही हैं और ए आर की पूरी व्याख्या भी कर रहा है, लेकिन आप इस पर नहीं जाना पूरी तरह से। अब ये मत बोलना कि सर के मात्र आ जाए, केवल आ जाए, भी आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, व्यावसायिक स्वार्थ हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिम्मेदार है। आइए देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, आगे देखते हैं डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित है 1987 में ही, और यहीं से आई थी श्वेत क्रांति। डॉक्टर वर्गीश कुरियन उन्हीं के समय चला था, जिन्हें भारत का मिल्कमैन या दूधिया कहा जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। कृषि सुरक्षा अधिनियम 2002 में ही आया है, ये बात गलत है क्योंकि किसानों वाला आया है कब? 2001 में, इसलिए आंसर विल बी गोइंग टू बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और हमारा, तो अधिनियमों के आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काम आएंगे, खास करके ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध है। तो देखिए जितने भी फ्यूल्स और डीजल्स और ये पेट्रोलियम्स होते हैं, इनको सबको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादन का जो संग्रहण है वो क्या कहलाएगा? जो विजन है हमारा हाइड्रोकार्बन, वो इसी से रिलेटेड है, पेट्रोलियम उत्पादों का संग्रहण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूवमेंट करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 13, बाइनियल पुरस्कार के संदर्भ में एक पुरस्कार है जो दिया जाता है, उसके कहते हैं बाइनियल। ठीक, कह रहा बाइनियल पुरस्कार टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फिर बोला गया इसे भारत के वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता, नहीं, ये उसके द्वारा नहीं दिया जाता, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण उसके द्वारा ये दिया जाता है। और पूछा क्या है? सही है, तो केवल एक सही है, क्योंकि यह पुरस्कार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के द्वारा दिया जाता है। आगे आए, आईयूसीएन के संदर्भ में पूछा गया, आईयूसीएन विश्व का सबसे पुराना सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, बिल्कुल बात सही है, नो डाउट, बिल्कुल है। आईयूसीएन की स्थापना अक्टूबर 1984 में स्वीडन के स्टॉकहोम में, ये बात थोड़ी गलत है। आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बात ये भी सही है। यानी कि आप देखते हैं दो वाला हमारा क्या होता है? गलत होता है। अब दो इसमें भी है तो इसे काट दो, दो इसमें भी है तो इसे भी काट दो। ठीक, और अगर देखोगे तो दो एक में और है, यानी कि आपने देखा तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या हो रहा था? दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें गलत था, यानी कि ये जो बात थी ये गलत थी, तो इसलिए हमारा ये भी फिनिश है, ये भी फिनिश है, ये भी फिनिश है। आंसर बचा है वो सी है, केवल एक और तीन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पष्टीकरण देखते हैं, क्योंकि कहाँ पर हुआ इसकी स्थापना? 1984 में हुई, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसकी स्थापना हुई है, ना कि स्टॉकहोम में। चलिए आगे आते हैं, फिर दी हुई है सूची, कोप 30, कोप 21, कोप 29, कोप 20, कोप 26। ठीक है, तो अब देखो, बाकू राजधानी है किसकी? अजरबैजान की। पेरिस राजधानी है किसकी? फ्रांस की। ग्लासगो कैपिटल है किसकी? स्कॉटलैंड की। ठीक है, अब इनको आपको मैच करना है, तो लास्ट में जो सबसे रिसेंट हुआ है वो कौन सा हुआ? कोप 30 हुआ है, वो कहाँ पे हुआ? ब्राजील में। आइए आप देख लेते हैं, तो देखें कोप 30 कहाँ हो रहा है? ब्राजील में हो रहा है। कोप 21 कहाँ है? पेरिस में है। कोप 29 कहाँ पे हो रहा है? अजरबैजान। और कोप 26 कहाँ हो रहा है? ग्लासगो स्कॉटलैंड। देखिए ये याद इसलिए रखना है कि हो सकता है भविष्य में इससे आयोग जब क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्या करेगा? इनकी क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, 1 2 3 नंबर देगा, कहेगा इनको क्रम से लगाइए। तो क्रम से आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। ठीक है, और यहां से एक बात याद रखनी है, अगला वाला होना, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना 1922 है। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ क्या है? प्रकृति संरक्षण 7 समझौते हैं और 120 से अधिक सहयोगी संगठन। इस स्थापना 92 में पक्षी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति के नाम से की गई। 1933 में इसका नाम बदल लिया, लेकिन स्थापना उसकी 1922 में है। कुछ डिटेल्स दे रखी हैं इसकी। इस तरह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पक्षियों और उनके आवासों
के संरक्षण का प्रयास कर वैश्विक जैव विविधता को बनाए रखने में का कार्य करता है। दूसरा देखें, भारत में इसकी प्रमुख सहयोगी संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, नाम सुना होगा। भारत में इसकी जो सहयोगी संस्था है वो कौन सी है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता के क्षेत्र में इम्पोर्टेबल बायोडाइवर्सिटी एरियाज की पहचान कर उनकी निगरानी और संरक्षण का कार्य भी करती है। कौन? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। फिर कर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट हैं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 19, नहीं भैया गलत बात है, अनुच्छेद 19 में नहीं है ये। अनुच्छेद कहाँ पे आ जाएगा? ये आएगा आपका अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। क्योंकि जीवन का अधिकार बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें बहुत सारे, कम से कम आप काउंट करोगे पॉलिटी में जाके तो अनुच्छेद 21 बहुत ज़्यादा विस्तृत है। उसमें करीब करीब 15 से 16 ऐसे अधिकार है, जैसे विदेश यात्रा का, ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार है आपको, स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है, तो ये बहुत सारे हैं। निजता का अधिकार वो भी उसी में शामिल आ जाता है। न सिर्फ आजीविका का अधिकार वो भी उसी के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है, तो बहुत सारे हैं। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी एवं मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज में पर्यावरण संबंधी प्रावधान है, बिल्कुल प्रावधान है। डीपीएसपी में देखें आप तो कौन सा है? 48 का है, क्या कहता है? वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक है। और वही मौलिक कर्तव्यों में कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का हम क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। यानी कि दूसरी बात पूछ रहा है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है और पहला वाला क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, और दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एपिको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, यह आंदोलन 1883 में कर्नाटक में शुरू हुआ। 1883, इतना पीछे क्यों ले जाओगे भाई? यह पूरी तरह अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था, बिल्कुल है। यह आंदोलन चिपको आंदोलन से प्रभावित था, ये बात भी सही है। अब सबसे पहले देखते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है ना 1883, बस ये गड़बड़ हो गई। यानी इसका 1883 नहीं है, ये कब प्रारंभ होता है? ये कर्नाटक में 1983 में प्रारंभ होता है, साइलेंट वैली वाले क्षेत्र में, साइलेंट वैली वाले क्षेत्र में स्टार्ट होता है। आगे आए, सार्वजनिक वानिकी के संदर्भ में यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री के, यह केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पोषित कार्यक्रम है, नहीं, बिल्कुल गलत बात। इसका पूरा का पूरा खर्चा कौन उठाती है? केंद्र सरकार उठाती है। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग स्वीडन एवं जर्मनी देश दे रहे हैं, गलत बात है। स्वीडन है, उसके साथ कनाडा है। इस कार्यक्रम को वित्तीय मदद विश्व बैंक के द्वारा पोषित है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका स्टेटमेंट ये वाला करेक्ट है, ये और ये दोनों क्या है? गलत हैं, क्योंकि केवल और केवल केंद्र सरकार देती है, और यहाँ जर्मनी का इसका कोई भी नहीं है, सिर्फ किसका है? एक कंट्री है जिसे कहते हैं कनाडा, वो इसमें योगदान दे रहे हैं। अब आ जाइए, अब आपका सही कौन सा है? तीसरा सही है। गलत कौन से हैं? 1 और 2। अब देखिए पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। अब आ जाओ, एलिमिनेशन मेथड अपना लो। सही नहीं है तो जिसमें 3 है, 3 इसमें है, ये नहीं हो सकता, 3 इसमें है, ये नहीं हो सकता, 3 इसमें है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा तो करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें उगाने से फसल का चक्रीकरण होता है। फलीदार पौधे नाइट्रोजन स्तर को मृदा में बढ़ा देते हैं। क्योंकि जोड़ दे दिए, लेग्यूमिनेसी जो टाइप की फसल होती हैं वो फसलें ही वही कुल की होती हैं जिसमें कि आती हैं आपकी दालें, खास करके दलहनी, चाहे उड़द हो, चाहे मूंग हो, चाहे अरहर हो, चाहे लोबिया हो। इनकी जो जड़ें हैं इनमें पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है राइजोबियम, और वो सह संबंध बनाता है इन पौधों के साथ में। पौधे क्या करते हैं? उनको पोषक तत्व को देते हैं, और वो जो इनकी जड़ों में गांठें होती हैं उन गांठों में मिलता है हमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। वो क्या करता है कि भूमि में जितनी भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। इसलिए इस प्रकार की फसलों को काटने के बाद ऐसी फसल जो उगाई जाएगी उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यूरिया हम नहीं डालते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि लगा दें तो आंसर बिल्कुल निकल आएगा। ए आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, नो डाउट। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 21 है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की बात हो रही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी बात हो रही है। हरित न्यायालय भी कहते हैं, हरित न्याय प्राधिकरण भी कहते हैं।
हरित अधिकरण की स्थापना 18 सितंबर 2010 को की गई थी। नो डाउट भारत में एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में भारत विश्व का तीसरा देश है जिसके पास में हरित न्यायालय है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रधान कार्यालय मुंबई है, गलत बात है, नहीं है, दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में से चुनौती दी जा सकती है। अब देखिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब पूछ क्या रहा, क्या सही नहीं है, क्या कथन सही है? तो सही कौन सा है? केवल हमारा एक सही है, और एक देखेंगे तो एक हमें इनमें से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, इसमें से देखेंगे तो कौन सा सही नहीं है? तो दो भी सही नहीं है और तीन भी सही नहीं है। ठीक, क्योंकि मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका मुंबई में नहीं, दिल्ली में है, और इसके निर्णयों को आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? चुनौती भी दे सकते हैं। तो देखिए, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापना है, ना कि 2018 सितंबर को, इसलिए तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? गलत हैं। आंसर होगा डी। किसके द्वारा किया गया? किसका? सामाजिक वानिकी शब्द का प्रथम प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रीय कृषि आयोग। ये 1976 में सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। और एक लंबी कहानी थी। कारण ये था कि एक तरफ था कृषि आयोग और दूसरी तरफ हम लाए थे कौन सा? वन जीव संरक्षण अधिनियम, यानी वन संरक्षण अधिनियम लाए थे हम 1980 में। ठीक है, अब दोनों में होता क्या कि हरे पेड़ों की कटाई मना कर दी गई। पहले क्या होता था, लोग जंगलों से लकड़ी ले लेते थे और उसको हम घरों में अपना खाना बनाते थे। जो घरों का गोबर है वो कहाँ पहुँचता था? खेतों में। इसलिए क्या होता था? फर्टिलाइजेशन उसका बढ़ जाता था। अब वनों को संरक्षण करने के लिए जब हम अपना अपने का नियम लेके आए तो वनों की कटाई को हमने गैरकानूनी घोषित कर दिया। अब लोग मजबूर थे क्योंकि जलाने योग्य लकड़ी नहीं थी, वनों को काट नहीं सकते। तो अब क्या हुआ? अब सीधा का सीधा जो गोबर खेत में जाता वो जाने लगा चूल्हे में। अब खेतों की उर्वरक क्षमता कम हुई तो कृषि आयोग की रिपोर्ट आई कि इसमें कि भाई प्रति हेक्टेयर 5 क्विंटल कम उत्पादन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, क्या करोगे? तो उन्होंने बोला एक काम करो, हम सामाजिक वानिकी कार्यक्रम लाते हैं। तब 2 पेड़ लाए गए। जब भी आप देखना वृक्षारोपण किया जाता है शुष्क क्षेत्रों में तो 2 वृक्ष हमेशा लगाए जाते हैं, एक सफेदा और दूसरा बबूल, बिलायती बबूल। अब बिलायती बबूल पहुंच गया कहाँ? भट्टों में। और जो सफेदा है यानी यूकेलिप्टिस, ये कहाँ पहुंच गया? कागज की फैक्ट्री में। सामाजिक वानिकी प्रोग्राम पूरी तरह से क्या रहा था? फ्लॉप रहा था। ठीक, चलिए, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अन्य अधिनियम कब लाया गया? 2006 में पारित किया गया। बिल्कुल सही बात है। ये लिखा हुआ है इस अधिनियम को 1 जनवरी 2008 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। नहीं, उस समय बहुत सारे ऐसे संवैधानिक प्रावधान थे जिसमें जम्मू कश्मीर अपवाद हुआ करता था कि ये प्रावधान कहाँ लागू नहीं है, तो वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दूसरा वाला स्टेटमेंट कैसा है? गलत है, केवल एक सही है आपका। ठीक है, 24वां कह रहा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना है। बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया। बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण कानून को छाता विधान भी कहते हैं, अम्ब्रेला। ठीक, तो उपयुक्त सभी सही हैं। आंसर डी होगा, सभी सही हैं। आ जाइए, अमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर और ग्रीन पीस। ठीक है, सबसे पहले देखें, अब सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकार को देखता कौन? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय आपका चला जाएगा कहां पर? लंदन में। ठीक, रेड क्रॉस अभी बताया था, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, ठीक है, ये है कहां पर? आपका ग्लैंड में। और ग्रीन पीस जो है वो कहां पर है आपका? एमस्टरडम। ग्रीन पीस एमस्टरडम और WWF स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। तो ये आपका पूरा मिल जाता है। मिलान था सही इनका, और सही मिलान को आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि विश्व में मानवाधिकारों की देखरेख करती है, वो कहाँ पर है? उसका मुख्यालय लंदन में है। रेड क्रॉस अब लगभग 3 बार इसको मिल चुका है शांति का नोबेल पुरस्कार, वो जेनेवा में है। WWF उसका कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल वो भी कहाँ पर है? एमस्टरडम में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। विश्नोई आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य का चुनाव करें। 19वीं शताब्दी में यह संत जमभोजी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के पश्चात जोधपुर के महाराज अजीत सिंह ने क्या किया? पेड़ों को काटने का आदेश वापस ले लिया। पहली बात गलत है, 19वीं शताब्दी नहीं है। कौन सी है?
17वीं शताब्दी है, तो इसमें आंसर होगा आपका दो एक केवल, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है यहाँ पे। ठीक, 26 में ये है। देखिए 17वीं शताब्दी है। संत जम्बोजी ने प्रारंभ किया था, ठीक है, कौन सी में, 15वीं शताब्दी में किया था। ठीक, और देवी विश्नोई ने अपनी 3 बेटियों सहित वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी क्रम में देखते हुए खिजड़ी गांव के लगभग 363 लोगों ने अपने बलिदान दिया। इस कारण बाद में महाराजा ने क्या किया, पेड़ों को काटने का आदेश वापस ले लिया। विश्व मौसम संगठन के बारे में पूछ रहा है। इस संगठन की स्थापना 23 मार्च, अभी बताया था 23 मार्च को शहीद दिवस तो मनाते हैं, विश्व मौसम दिवस भी मनाते हैं, 1950 को किया गया। बिल्कुल सही है। इस संगठन का उद्देश्य वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर आपका यहां से होगा सी, ए और बी दोनों ही, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य का कथन का चयन करें। इसकी स्थापना विश्व मौसम संगठन ने की थी, बिल्कुल सही है। भारत ने इस संगठन की स्थापना वर्ष 1997 में की, ये बात गलत है। भारत में ऐसा कोई भी संगठन नहीं है। सत्य कथन केवल एक होगा। ठीक, देखो भारत में इस संगठन की स्थापना अभी तक नहीं की गई है, तो इसलिए आंसर इसका ए होगा। नर्मदा बचाओ, नर्मदा नदी के संदर्भ में दिया है। वर्ष 1989 में इस आंदोलन की शुरुआत मेधा पाटेकर द्वारा की गई। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में अरुंधति रॉय, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा। बस यहीं पे मिस्टेक हो गई। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन से संदर्भ है, ना कि नर्मदा बचाओ से। ये थी अरुंधति रॉय, बिल्कुल सही है। बाबा आमटे थे, बिल्कुल सही है। मेधा पाटेकर ने स्टार्ट किया, बिल्कुल सही है। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा का इसमें योगदान नहीं था। ये जुड़े हुए थे चिपको आंदोलन से, ना कि नर्मदा बचाओ से। जैसे पांडुराम हेगड़े किससे, एपिको आंदोलन, और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, और जो मेधा पाटेकर है नर्मदा आंदोलन। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए आंसर आपका होगा केवल एक, पहली बात सही है। ठीक है, देखिए क्या था, इसका उद्देश्य नर्मदा नदी पर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं को पर्यावरण मानकों को स्वीकृत करना था। इस आंदोलन के अन्य नेतृत्वकर्ता में अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पाटेकर महती भूमिका थी। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से हैं। देखिए यही वो ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, फंडिंग की थी। और बाद में जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा तो यूएनईपी ने क्या किया था, वर्ल्ड बैंक को आदेश दिया था कि इनको जो फंड दिया है वो वापस करो। तो भारत को इस आंदोलन के द्वारा जो पैसा प्राप्त हुआ वो वापस करना पड़ा था नर्मदा के लिए। चलिए, सरदार सरोवर बांध है, ठीक है, नर्मदा पर। कहा गया, देखें, खेती को टिकाऊ बनाने के लिए कृषि वानिकी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग और भू क्षरण से भूमि की उर्वरक क्षमता कम होती है। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक, उर्वरकों के असंतुलित और जो है कृषि वानिकी, बहुत ठीक है। ये आगे देखते हैं। विश्व सूखा एटलस रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में बात की गई जा रही है। बोला है कि 2 दिसंबर 2024 को यूएनसीसीडी और यूरोपीय आयोग ने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए इस रिपोर्ट को जारी किया। बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि 2030 तक वैश्विक आबादी का लगभग 75% हिस्सा सूखे की मार को झेल रहा होगा और सूखे से जूझ रहा होगा। बस आपने कुछ ज़्यादा जल्दी कर दिया, क्योंकि 75% लोग जब सूखा से प्रभावित होंगे तो 2030 तो बिल्कुल करीब है, 5 साल में हो जाएगा। ऐसा क्या, नहीं, 2030 नहीं है, ये क्या है, ये हमेशा आएगी 2050। 17 अक्टूबर को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, नहीं 17 अक्टूबर नहीं है, 17 जून है। ठीक, तो आप देखेंगे कथन एक सही है, 2 और 3 गलत हैं, और पूछ रहा सही है तो बी होगा आंसर, केवल एक सही है। ठीक, क्योंकि देखें 2025 तक वैश्विक आबादी के लगभग 75%, ये वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के जल संसाधन आकलन 2024 के संदर्भ में विचार कीजिए। 1985 से 2023 तक भारत की औसत वार्षिक जल उपलब्धता 2115.95 गैलन थी। ठीक, मीटर घन मीटर होने का अनुमान है।
ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बेसिन में जल उपलब्धता सर्वाधिक है, जबकि साबरमती और माही बेसिन में सबसे कम है। यह आकलन केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया गया। नहीं, ये आंकड़ा कौन देगा? ये आंकड़ा देगा हमें जल संसाधन मंत्रालय। 2024 में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1513 घन मीटर है, जो औसत 1700 घन मीटर से संपूर्ण सीमा महत्वपूर्ण सीमा से नीचे है। ये बात भी सही है। यानी कि आप देखते हैं तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। आंसर सी क्यों होगा? वो इसलिए क्योंकि जो तीसरी वाली बात है, यानी कि किसके द्वारा आकलन? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। नहीं, जल की बात हो रही तो भारत में जल शक्ति मंत्रालय है ऑलरेडी, तो तीसरा गलत हो जाएगा। अब तीसरे को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तीसरा, देखो तीसरा यहाँ पे भी है, तीसरा यहाँ पे भी है, सभी कथन सही है नहीं, तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये वाला ठीक है, सी होगा। देखो, केंद्रीय जल आयोग जारी करेगा, कथन 3 गलत है। आइए, सही नहीं है। 29वां सम्मेलन अजरबैजान बाकू में किया गया। कोप 29 के बारे में पूछ रहा है। जेंडर और जलवायु परिवर्तन पर संबंधित लीमा फ्रेमवर्क को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। नया वित्त पोषण लक्ष्य 2030 $400 बिलियन करना है, जो पहले $100 बिलियन था। अपर्याप्त वित्त पोषण के कारण भारत सहित विकासशील देशों ने कोप 29 में जलवायु वित्त सौदे को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल बात सही है, ये गलत है। ये 2040 तक जो है वो नहीं है, ये 2030 तक की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका कौन सा? सी। 2040 तक नहीं बल्कि 2030 तक है, और कितना? $300 मिलियन है, बिलियन डॉलर है, ना कि 400। ठीक है, 2035 तक $300 बिलियन करना है। ठीक है, जो कि पहले 100 बिलियन था। ठीक, तो कुल मिलाकर के आंसर सी इसका। हाँ, इसको याद रखना, कोप 30 जो है वो कहाँ? 2025 में ब्राजील में होगा। ब्राजील में होगा नहीं, हो चुका। ठीक, 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य को चुनना है। चुनना किसको है हमें? जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान दें कि वो पूछ क्या रहा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की हिमालयी झीलों के क्षेत्रफल में 2011 से 33.7% की वृद्धि हुई। बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक झील क्षेत्र विस्तार लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। ये बात भी सही है। और पूछ क्या रहा? कौन सा गलत है? तो देखें, ये भी सही है। जब ये भी सही है तो सीधा सीधा आंसर है कि ना तो 1 और ना ही 2, इसलिए हम विकल्प डी की ओर जाएंगे यहाँ। ठीक, डी की ओर देखिए, तो बताया गया हुआ है कि केंद्रीय जल आयोग है, सेंट्रल वाटर कमीशन, उसकी रिपोर्ट है। हिमालयी क्षेत्र में हिमनदी, झीलों, अन्य निकायों में आकार में बदलाव हुआ है, और 2024 तक के बीच कितना हुआ? 23.7। और सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर? लद्दाख है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। चलिए, फिर आ गई रिपोर्ट, तुरंत समझिए। वैश्विक ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सौर अलायंस, सोलर अलायंस, तो वो करती है किसका? इसका। यानी यहाँ अगर देखेंगे तो ये सभी ऑलरेडी मिले हुए हैं। यूएनईपी करती है एडॉप्टेशन रिपोर्ट, आईएसए करता है कौन सी रिपोर्ट? विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट। एमिएशन रिपोर्ट गैप जारी की जाती है यूएनईपी द्वारा। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट जो पेश करती है यूएनएफसीसीसी इसके द्वारा। यानी कि सभी हमारे यहाँ सिस्टमेटिक से लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो ज़्यादा जो है कोई विचार की आवश्यकता है नहीं इस पे। आगे बढ़ते हैं, तो ये दिया हुआ भी है। एडॉप्टेशन गैप कौन देगा? वैश्विक ऊर्जा रोजगार कौन देगा? और मिशन गैप कौन करेगा? और ग्लोबल बजट कौन देगा? ठीक, विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया? ऑफ कोर्स अभी अभी करंट का क्वेश्चन है, ये पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। मेथनॉल बनाने के लिए हमारे एनटीपीसी ने हाथ उठाए। हाँ, एनटीपीसी हमारा आगे आया और ऐसा रिकॉर्ड भारत के नाम है। ठीक, भारत ने किया हुआ है, डिटेल आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसने CO2 से क्या किया? क्या बना दिया? मेथनॉल। ठीक है, तो ये मेथनॉल का किया संश्लेषण उत्प्रेरक। UNCBD के कोप 16 के संबंध में देखिए, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय जैव विविधता कन्वेंशन के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन कोलंबिया की राजधानी बोगोटा
नहीं, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में नहीं हुआ था कोलंबिया का शहर, लेकिन बोगोटा नहीं था। यूएनसीबी कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे जिसे 1993 में अपनाया गया। नहीं, 1993 में नहीं, 1993 में ये लागू होता है और 1992 में से अपनाया जाता है। और ये बगोटा में नहीं हुआ था, बगोटा की जगह कोई अलग था दूसरा। तो एक न तो एक और असत्य बताने हैं और सही नहीं है, तो ये दोनों ही कथन सही नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। देखिए कहाँ हुआ था? कोलंबिया के कैली में हुआ था और अपनाया गया कब? 1992 में अपनाया गया और 1993 में ये लागू किया गया था। चलिए 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2025 के संदर्भ में सत्य नहीं है। इस रिपोर्ट में 4 स्थान पर कोई देश नहीं था। नहीं, गलत बात है। पहले 3 पर नहीं था कोई। ठीक, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया आपका? गलत हो गया। ठीक, भारत 10वें स्थान पर है, जो पिछले साल की तुलना में 2 स्थान नीचे। ये बात भी सही है। भारत का प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन 2.9 टन है, जो वैश्विक औसत 6.6 टन CO2 से काफी नीचे है। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। ये बात भी सही है। डी, सबसे अंतिम स्थान पर ईरान है। बिल्कुल याद रखना, सबसे अंतिम पर कौन है? ईरान है। ठीक, तो आंसर इसका जो होगा आपका कौन सा होगा? कौन सा सत्य नहीं है? बात किसकी हो रही है? सच नहीं है। तो सच कौन सा नहीं है? ये वाला। आंसर आपका ये होगा। 4 स्थान पे नहीं, 3 स्थान पे कोई नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसी का स्पष्टीकरण देख लें आप। 20 नवंबर 2024 को जर्मन बॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने संयुक्त रूप से जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी किया 2025। 60 से अधिक देशों की सूची में भारत 10वें स्थान पर था। पिछले साल की तुलना में 2 पायदान नीचे गया, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भी वही है। इस सूचकांक में पहले 3 स्थान पर कोई देश नहीं है, जबकि डेनमार्क 4थे स्थान पर है। और वहां क्या कहा गया था कि पहले स्थान पर, 4 स्थानों पे कोई नहीं है। गलत बात। पर इसके बाद नीदरलैंड 5वें स्थान पर है। CCPI में 4 सबसे निचले रैंक वाले देशों में 67वें स्थान पर कौन है? ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीर। ईरान है। भारत COP16 में अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2024 से 30 का अनावरण किया। पहली राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्यक्रम योजना 1999 में बनाई गई। और अब पूछ क्या रहा है? कौन से खर्च कीजिए, कौन से सही हैं? तो ये दोनों ही कथन आप देखते हैं, दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। आंसर होगा आपका सी यहां से। ठीक, ये रहा इसका कि इनमें से 23 NBT शामिल है, जो 3 विषयों पर केंद्रित हैं। जैव विविधता के लिए खतरों को कम करना, संसाधनों का संधारणीय यानी सस्टेनेबल उपयोग करना। ठीक है। दूसरा, कार्यान्वयन के लिए संसाधनों और माध्यमों को बेहतर बनाना। पहली राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 1999 में बनाई गई थी, जिसे 2008 में अपनाया गया। 40 क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण है हालिया अध्ययन के अनुसार आर्कटिक पुरंडा कार्बन सिंक के कार्बन स्रोत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आर्कटिक में बढ़ते तापमान से परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। बिल्कुल सही बात है। AR दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। आंसर A होगा। 41वां क्वेश्चन है, देखते हैं। विश्व वन्य जीव के लिए बात की गई है। 29 अप्रैल 1961 को UNEP के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई। ये क्या कह गए भाई? ये नहीं है, क्या होगा? ICUN नैरोवी वाला ये है, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग हो गया। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राय ज्वाइंट पांडा है। बिल्कुल, हाँ ये बात सही है। ज्वाइंट पांडा इसकी जो रेड डाटा बुक होती है उसका प्रतीक भी है, और रेड डाटा बुक जो जारी करता है उसके ऊपर जो फ्रंट कवर है तो उस पे भी रेड पांडा होता है। ठीक है, ज्वाइंट पांडा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहला कथन गलत है, पूछ रहा है कौन सा? असत्य है। तो असत्य कौन सा है हमारा? दूसरा वाला। पहला वाला असत्य है। आंसर होगा ए। ठीक, यानी किसने? 1961 में ICUN के द्वारा की गई है। ठीक है। निम्नलिखित पर्यावरणीय सम्मेलन
वियना सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, नुसा दुआ सम्मेलन और कोपेनहेगन सम्मेलन। अब आपको ये पता करना है इनमें सबसे पुराना सम्मेलन कौन सा है। तो सबसे पुराना सम्मेलन होता है आपका कौन सा, वियना सम्मेलन। तो 1 और 2 कट जाएंगे, अब रह गए आपके पास में कितने, सी और डी। अब देखना है तुम्हें सबसे लास्ट में सम्मेलन कौन सा हुआ, तो कोपेनहेगन हुआ। तो कोपेनहेगन का नंबर क्या है, 4 है। ठीक, यानी कि हम देखते हैं कि सबसे पहला है कौन सा, वियना, और सबसे लास्ट का कौन सा है, कोपेनहेगन। तो ए स्टार्ट में है यहां पर और ये आंसर है आपका। ठीक, क्योंकि तिथिवार भी देख लें इनको कब कब हुआ। तो वियना सम्मेलन 1985 में होता है, क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में है, नुसा दुआ सम्मेलन 2007 में है और कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में है। तो इनका जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से, यही इनकी क्रोनोलॉजी है। स्टॉकहोम अभिसरण, स्वीडन में स्थायी कार्बनिक प्रदूषण स्टॉकहोम अभिसरण 2001 में हस्ताक्षरित किया गया। इसका लक्ष्य स्थायी कार्बन प्रदूषकों के उत्पादन व को समाप्त करना या सीमित करना है। और पूछ क्या रहा है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जैसे मलेरिया में प्रयुक्त डीडीटी के प्रयोग को भी सीमित कर दिया गया। इससे संबंधित 182 पक्षकार हैं। अमेरिका, इजराइल, मलेशिया, इटली जैसे देशों ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की, क्योंकि वो डीडीटी का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। चलिए, बटलैंड रिपोर्ट बार बार आ रही है। यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई, बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में टिकाऊ विकास की अवधारणा को प्रवर्तित किया गया। और पूछा क्या है, कौन से कथन सत्य हैं, तो दोनों ही कथन सत्य हैं। आंसर सी होगा आपका। क्या था, हमारा साझा भविष्य, इसे ही क्या जानते हैं हम, बटलैंड रिपोर्ट के नाम से। और संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसमें बात की गई है। ठीक है, चलिए 45, राइट लाइवलीहुड, टाइलर, गोल्डमैन, वेटली, ये पुरस्कार जो दिए जाते हैं तो किस किस सन में किसकी स्थापना हुई। तो टाइलर आपको पता ही है, ये क्या कहलाता है, टाइलर पुरस्कार कहता है कि ये जो है सबसे पुराना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नोबेल कहते हैं पर्यावरण का। तो ये 1973 में आता है। सबसे लास्ट में आप देखते हैं तो क्या किया जाएगा, 1989 में विटली पुरस्कार। ठीक है, तो इनको देख सकते हैं। राइट लिवलीहुड 1980, मैंने बोला टाइलर सबसे पुराना है 1973, गोल्डमैन 1989, विटली आप देखेंगे 94, यानी कि सबसे नया विटली है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। महावृक्ष पुरस्कार राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, डाउटफुल है। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार बिड़ला फाउंडेशन। बाइनियल पुरस्कार अभी आपको पता था एनटीसीए देता है, यानी इसमें अगर देखें कि महावृक्ष पुरस्कार राष्ट्रीय वन रोपण वाला द्वारा नहीं दिया जाता, पर्यावरण मंत्रालय इस पुरस्कार को देता है। और असत्य पूछा है तो आप देखते हैं आपका बी यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि महावृक्ष पुरस्कार राष्ट्रीय वन रोपण एवं पारिस्थितिकी तंत्र बोर्ड के द्वारा, विशिष्ट आपका पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा, यानी जो विशिष्ट था वो किसके द्वारा नहीं दिया जाएगा, जो विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार है वो बिड़ला फाउंडेशन नहीं देती है, बल्कि कौन देगा, पर्यावरण मंत्रालय। देखें, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के संदर्भ में, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, इस पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है, यूएनपी, बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2007 में की गई, नहीं 2017 में की गई। और आपको क्या चुनना है, सत्य कथन, तो केवल एक सही है। ठीक है, 2017 में ये स्थापित है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उद्देश्य कर्क एवं मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों को सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने हेतु मंच पर लाना है। 2035 तक 1000 गीगावाट और दक्षता स्थापित करने का इसका लक्ष्य रखा गया। पूछा है सत्य, तो सत्य इसमें दोनों है, ए और बी, सॉरी 30 नवंबर 2015, यानी ऑप्शन ए सत्य पूछा, तो केवल एक कथन सत्य है, ये 2035 वाला सिस्टम यहाँ पे गलत है। ठीक है, आगे देखें, 30 नवंबर 2015 कहां पर, पेरिस में। प्रारंभकर्ता भारत और फ्रांस। सदस्य देशों की संख्या 121 नहीं है, अब 105 हो चुके हैं। मालडोवा, अभी पिछली क्लास में आपने देखा था कि मालडोवा इसका 5वां पूर्ण सदस्य है। उद्देश्य संगठन का वही कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक, और मुख्यालय मैंने बोला था हरियाणा के गुड़गांव में। ठीक, और 2030 तक 1000 मेगावाट की ऊर्जा स्थापित करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय पक्षी जीवन के बारे में कुछ बातें हैं, असत्य हैं, चुनना है असत्य को। यह प्राकृतिक संरक्षण साझेदारों का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संगठन है, सही बात है। इसका मुख्यालय कोपेनहेगन के डेनमार्क में, नहीं ये बात गलत है, डेनमार्क में नहीं है। असत्य कौन सा है, दूसरा वाला, केवल 2 होगा।
ठीक, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है यहाँ नहीं है, कहाँ पर है, कैम्ब्रिज यूके में है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, किससे है, ग्लोबल 500 पुरस्कार के संदर्भ में कुछ बातें हैं, उनमें सही चुनना। वर्ष 2003 में यह पुरस्कार बिंदेश्वरी पाठक को, सही बात है। 2018 में यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल सही बात है। 2005 में इसके स्थान पर चैंपियन अर्थ नामक पुरस्कार दिया जाने लगा। 2005 से नहीं भाई, कब से दिया जाने लगा, चैंपियन ऑफ द अर्थ तो वो अलग है, 2017 से है। ठीक है, तो सत्य कथन केवल 1 और 2 होने चाहिए यहाँ पे, नहीं सॉरी, इनमें से सभी, यानी कि ये सभी कथन क्या हैं, सही हैं। जो भी पूछे गए वो सारे के सारे कथन सही हैं। तो ये हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का लास्ट खंड था, लास्ट टेस्ट था, हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको काफ़ी लाभ मिले इससे, और निरंतर आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगले सेगमेंट में जो भी हमें दिया जाएगा डिस्कशन करने के लिए, उसके लिए हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।